गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका +2 का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, 5th हिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है आपका कृषि संबंध आईने अकबरी। तो इस चैप्टर में जो मेनली बात ये है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में लगभग 85% आबादी जो थी वो गांव में रहती थी, और जो गांव में आबादी रहती थी उसका मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। और जो 16वीं शताब्दी में जो हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो मुग़ल थे, तो मुग़लों का भी मुख्य जो आय का स्रोत था वो कृषि से जो भी आय होती थी वही उनका मुख्य आय का स्रोत था। तो इस संबंध में जो भी जानकारी हमें मिलती है सारी कि उसमें किसान कैसे थे, किसानों की दशा कैसी थी, कृषि कैसे की जाती थी, किस प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, किस प्रकार से भूमि थी, किस प्रकार से उनका टैक्स का प्रबंध था, ये सारी जानकारी हमें जो मिलती है वो एक तो मिलती है हमें जो आईने अकबरी, ये एक किताब का नाम है आईने अकबरी, जो लिखी थी अबू फजल ने, जो कि अकबर के दरबार में दरबारी थे। और इसके अलावा मिलती है जो विदेशी यात्री उस समय भारत में आए भ्रमण के लिए, उनके जो दस्तावेज उनसे मिलती है। और आपको पता ही है कि मुग़लों के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आई थी, तो उन्होंने भी उनके जो दस्तावेज हैं जो गुजरात, महाराष्ट्र और ये राजस्थान वगैरह के में जो दस्तावेज मिले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है उस समय के किसानों के बारे में। तो आईने अकबरी एक ग्रंथ है, एक किताब है जो लिखी थी अबुल फजल ने, जो क्या था दरबारी था मुग़लों के दरबार में। तो जैसा मैंने आपको बोला कि लगभग 85% आबादी जो थी वो गांव में रहती थी और कृषि करती थी। तो कृषि में उसमें जो थी फसलें बड़ी भरपूर होती थी, काफ़ी जो मुख्य फसलें थी इनकी चावल, गन्ना, गेहूँ, जौ, ये जो काफ़ी अच्छी फसलें हो जाती थी। इसके अलावा कुछ नई फसलें शुरू हुई, जैसे तंबाकू, ये आपका मक्का हुआ, टमाटर हुआ, आलू हुआ, एक अनानास हुआ, पपीता हुआ। तो ये जो मक्का जो था ये तो आपका यूरोप और अफ्रीका से आया था, और ये जो तम्बाकू है ये मुग़लों के समय में ही भारत में जो इसका उत्पादन होना शुरू हुआ था। और इसी काल में लगभग 40% जो एरिया था वो जंगल था। तो जंगल से भी काफ़ी फायदे होते थे, जैसे हाथी मिल जाते थे जंगलों में, शहद मिल जाता था, और बाकी लाख, उसको उसमें लाख का भी बड़ा महत्व होता था, वो मिल जाता था। तो इसके लिए भी जैसे जंगलों में जो भी कुछ लोग जंगलों में रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, तो उनके भी सरदार होते थे, कबीले होते थे, और वो भी लिंक्ड होते थे राजा के साथ। राजा शिकार खेलने के लिए या कैसे उनके साथ जाता रहता था और प्रजा की बात सुनता रहता था। तो वो जो कबीले के सरदार वगैरह होते थे वो राजा के साथ इंटरेक्ट रहते थे, उसकी लिंक में रहते थे। और जो मुग़ल काल के जो गांव थे, तो गांव में 3 चीज़ें होती थी। एक होता था वो खेती और किसान जो खेती वगैरह करते थे, एक पंचायत होती थी, और एक पंचायत का मुखिया होता था, ठीक है। और जो खेती का काम होता था वो सारे करते थे, कि पुश्तैनी काम समझा जाता था। और गांव में दस्तकार भी होते थे। दस्तकार मतलब जैसे रंगरेजी हो गए, फिर आपके मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हो गए, जैसे लोहे के औजार बनाने वाले हो गए, तो कुम्हार हो गए, बढ़ई हो गए इत्यादि। तो आप जैसे पता नहीं लगा सकते थे कि ये लोग किसान हैं कि ये लोग ये वाला काम करते हैं, क्योंकि ये वो काम भी करते थे और खेती भी करते थे। और बाद में एक और वर्ग आया जिमींदार, वो क्या करते थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती थी, और अपनी ज़मीन पे वो क्या करते थे, ये आगे जो लोग थे इनसे क्या करते थे, काम इनसे लेते थे। और क्या करते थे, जो मुग़ल थे राजा थे
उनको टैक्स ये खुद दे दिया करते थे। और मुगल साम्राज्य की ये एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी साबित हुए, क्योंकि ये अपने यहाँ जो कि कानून व्यवस्था वगैरह जो है वो जमींदार जो खुद ही अपनी कानून व्यवस्था बनाने के लिए मतलब जिम्मेदार होते थे, मतलब उनके अंडर ही होती थी। और अगर जब भी कोई युद्ध वगैरह की स्थिति आती थी तो ये राजा की अपने सैनिकों की इत्यादि की सहायता से हेल्प भी करते थे। तो जब बात आई अकबर की बात करें तो हम 1581 ईस्वी में अकबर ने क्या किया कि जब्ती प्रथा, उसके जो मंत्री थे टोडरमल, उन्होंने एक जब्ती प्रथा प्रचलित की थी, जिसमें क्या किया गया कि सारी भूमि, जितनी भी भूमि थी उसकी पैमाइश करवाई गई और भूमि को 4 भागों में बांटा गया। आपका जो इस साल अभी जो पेपर हुए थे +2, उसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन आया था कि अकबर के समय में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो भूमि को इसमें 4 भागों में बांटा गया था। एक होती थी पोलस भूमि, एक होती थी प्रौती, एक होती थी चच्चर, और लास्ट भूमि जो होती थी बंजर। ठीक है, तो इसमें जो भूमि की किस्म होती थी या भूमि की उपजाऊ क्षमता होती थी उसके आधार पर भूमि को बांटा गया था। और ये सभी जो बातें हैं, ये जो सभी बातचीत जो भी हम कर रहे हैं, ये इसकी सारी जानकारी जो हमें कहाँ से मिलती है, आईने अकबरी से, और कहाँ से मिलती है, जो यात्री आए उनके दस्तावेजों से, और मिलती है हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कागज़ हमें मिले थे गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से। ये जो दस्तावेज है इनसे ये हमें पूरी जानकारी मिलती है। तो चैप्टर शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है जो इस समय जो बात मेन उठ के आ रही है, कृषि। कृषि से हम सब बड़ी भांति परिचित हैं कि उस समय जो कृषि होती थी वो काफ़ी एक मतलब इज्जत वाला व्यवसाय समझा जाता था। आज के समय में तो खैर अब जो कृषि करते हो तो बिल्कुल निम्न स्तर पे आ गया है कृषि का, कि जो जिसको सबसे मेहनत सबसे ज़्यादा और आउटपुट सबसे कम। लेकिन उस समय क्या होता था, जैसे ये आज तो जैसे नौकरी करना बड़ी मतलब अच्छा समझा जाता है, तो उस समय ये नौकरी इत्यादि करना जो था वो ज़्यादा इतना अच्छा समझा नहीं जाता था। मतलब नौकरी करना एक गुलामी करना समझा जाता था। आजकल तो जैसे नौकरी की तो आगे कैबिन होगा, वहाँ पे एक मेज़ लगा होगा, मेज़ में बैठना है आराम से, वहाँ पे काम करना है, और शाम को 10 बजे आ जाना है, और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आ जाना है वापस। तो फिर महीने बाद तनख्वाह मिल जानी है। तो ये आजकल के समय में है, तो इसको बड़ी इज्जत से समझा जाता था। लेकिन उस समय क्या होता था कि ये इस चीज़ को गुलामी समझते थे, और जो कृषि है वो काफ़ी इज्जत थी कृषि वालों की। तो कृषि में जैसे हमें पता ही है कि भारत पहले शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, और 85% लोग मैंने बोला था उसमें कृषि पर डिपेंड थे। और जो किसान थे पहले, सबसे बात पहले किसानों की बात कर लेते हैं। तो किसानों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। जैसे फारसी में किसान को बोलते हैं रैयत या मुजरियान। ठीक है, उन नाम से जाना जाता था, या कुछ जगहों पे, कुछ स्रोतों में, कुछ किताबों में किसानों के लिए एक और शब्द यूज़ किया गया है, असामी। ठीक है, तो उनका काम होता कि जैसे जुताई करना, बुआई करना, फसलों की कटाई करना, और कृषि आधारित जो भी चीज़ें जैसे गुड़ हुआ, शक्कर हुआ, तेल हुआ, इनका उत्पादन करना। ठीक है, और उसमें किसान जो 2 प्रकार के होते थे। तो जो पहले प्रकार के किसान होते थे वो होते थे खुद काश्त, और दूसरे प्रकार के किसान होते थे पाई काश्त। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि खुद काश्त किसान क्या होते हैं। वो जो खुद काश्त किसान वो होते हैं जो अपने परिवार की सहायता से जो अपने गांव में उनके जो खेत होते हैं उन पे जुताई करते हैं, खेती करते हैं, और ये सब उनका पैतृक होता है। मतलब वो ज़मीन जो उनकी अपनी होती है वो उसको गिरवी भी रख सकते हैं, या मतलब बेच भी सकते हैं। हर प्रकार से उनके पास वो उनकी अपनी होती थी। और इन प्रकार के जो किसान होते थे इनको बोलते थे खुद काश्त। मतलब
ये था क्या, ये भू राजस्व देते थे राजा को, मतलब इनको बेदखल नहीं कर सकता था राजा। ये आप समझ लो कि खुद काश्त मतलब ऐसे किसान जिनकी ये अपनी ज़मीन होती थी। और दूसरे किसान होते थे पाही काश्त। ये जो पाही काश्त होते थे इनकी शुरुआत की थी मुगलों ने ही, क्योंकि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है वो कृषि के अंडर आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो किसान और खेती करना चाहते थे, जिनको कोई और जगह भी खेती कर सकते थे, उनको उनके गांव से बाहर भी ज़मीनें दी गई। तो जो उनको उनके अपने गांव में नहीं कहीं बाहर और जगह ज़मीन होती थी, उनको बोलते थे पाही काश्त। और इनको थोड़ी सुविधाएं भी दी गई, जैसे इनको क्या बोलते हैं आपको, कर्जे भी दिए गए, कृषि संबंधित सामान भी दिया गया। तो इससे ताकि ये लोग वो नई भूमि जो उसको उसमें वो कृषि कर सकें। तो ऐसे किसानों को बोला गया पाही काश्त, जिनके पास ज़मीन जो होती थी वो किसी और गांव में होती थी, अपने गांव में उनके पास ज़मीन और नहीं होती थी, और नई भूमि जो उनको दी जाती थी। इस वजह से जो मुग़ल काल है उसमें कृषि की दशा में काफ़ी सुधार हुआ। और एक बात जो इस काल में और जैसे हम कर लेते हैं कि सिंचाई के लिए भी काफ़ी मेन जो डिपेंड थे वो हम सिंचाई के लिए वो तो थे, जैसे आज हैं मानसून पे, कि मानसून अच्छा हो गया, फसल बारिश ठीक होगी तो फसल ठीक हो जाएगी, तो अगर मानसून अच्छा नहीं गया तो फसल ख़राब हो जाएगी। जैसे कुछ इलाके थे भारत में जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था भी थी, जैसे कई जगह नहरें थी, कुएँ थी, कई जगह लाहौर वगैरह ये जो जगह थी पंजाब सिंध की, वहाँ पे एक वो भील नहीं होती, वो जो ऐसे फिल्मों में देखा होगा, वो ऐसे बैल जोते जाती हैं और उससे पानी निकलता जाता है, उसको बोलते हैं हट। उससे भी सिंचाई की जाती थी। और दक्षिण भारत में जैसे तालाब इत्यादि बनाए जाते थे सिंचाई के लिए। तो मुग़लों ने अपने समय में काफ़ी जो नहरें भी बनवाई, जैसे पंजाब में शाह नहर, वो भी मुग़लों ने ही बनवाई है, शाहजहाँ ने बनवाई थी। शाहजहाँ के शासनकाल में वो नहर, उस नहर का नाम क्या है, शाह नहर। और जो कृषि में क्या होता था, जैसे खेत में जो लकड़ी की आली यूज़ की जाती थी, और उसके आगे लोहे का एक फाल लगाया जाता था ताकि वो मिट्टी में आसानी से घुस सके और मिट्टी को आप उसमें हल चलाई जा सके। और जो बीज लगाने के लिए एक क्या ही जगह तो हल के पीछे एक वो होता था पाइप जैसी, उसमें बीज डाल देते, जैसे आगे हल जलती जाती थी और पीछे जाके बीज गिरते जाते थे। या कई जगह जो ऐसे छिटके लगाते हैं ना बीज, उस तरीके से भी बीज लगाने का प्रचलन था। और जैसे मैंने बोला कि फसलें बड़ी ज़्यादा होती थी, ज़मीन उपजाऊ थी। जनरली दो टाइप की फसलें होती थी, एक खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। खरीफ की फसल जो अभी आप लगा रहे हैं, जैसे मई जून में लगाएंगे और सितंबर अक्टूबर में काट लेंगे। और दूसरी जो है वो नवंबर में लगाएंगे, जो अभी लगाएंगे वो खरीफ की, जो अगली जैसे सर्दी में लगाएंगे हम, जैसे अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे और अप्रैल मई में काट लेंगे, उसको बोलते हैं आप रबी की फसल। ठीक है, हम बोलते हैं कि उस समय जो आईन अकबरी के अनुसार के उस समय आगरा में 39 प्रकार का और दिल्ली में 43 प्रकार का जो फसलें जो पैदा होती थी। और बंगाल में आईन अकबरी के अनुसार लगभग 50 प्रकार का जो वो चावल जो पैदा किया जाता था। और चावल की कृषि जो खेती वहीं होती थी जहाँ की जो वर्षा है वो 40 इंच से ज़्यादा होती थी। कपास और गन्ने की फसलों को क्या बोला जाता था, फसलें जिनसे कामिल, मतलब सबसे अच्छी फसल, जिनसे कामिल और सर्वोत्तम फसलें इनसे कहा जाता था। और इसके अलावा जो सरसों तेल वगैरह जो जिनसे निकलता है, और सब्जी और फल, इनको भी प्रोत्साहित जो मुगल काल में किया गया। और नई फसलें जो 17वीं शताब्दी में शुरू हुई वो थी तम्बाकू और मक्का। मैंने पहले ही बोला था कि अकबर ने 1604 ईस्वी में पहली बार तम्बाकू का पौधा देखा था। और जहांगीर ने तो इसको तम्बाकू को बैन ही कर दिया था, लेकिन फिर भी ये चोरी छिपे चलता रहा। और उसके बाद जो टमाटर वगैरह, आलू, लाल मिर्च, अनानास, पपीता, ये वगैरह नई फसलें उसमें 17वीं शताब्दी में शुरू हुई भारत में पैदा होना। और इसके बाद भारत की आबादी भी काफ़ी बढ़ी
और 33% लगभग आबादी बढ़ी। उसके बाद आ गई जमींदारी प्रथा। तो जमींदारी प्रथा जो थी वो उसमें क्या होता था कि जो इनके पास काफ़ी ज़मीन होती थी, काफ़ी राजा से मिल जाती थी इनको डायरेक्ट, और ये खुद कृषि नहीं करते थे, अपने मजदूरों से आगे करवाते थे। और क्या करते थे, ये उनसे बेकार ही रहते थे, ज़्यादा कि बड़ा अत्याचार करते थे। और ये क्या उससे जो भी फसल होती थी उसका कुछ हिस्सा राजा के पास भूरजस्व के रूप में जमा करवाते थे। और गांव के जो झगड़े थे आदि थे, या आप कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था, ये स्वयं ही उसको कंट्रोल करते थे। और जिम्मेदार इनको क्या कहते थे, जमींदार। आगे बात आई कृषि मजदूर। तो ये कृषि मजदूर होते थे जो जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी और औरों की भूमि पे जाके मजदूरी करते थे। और इन्हें क्या कहा जाता था, कमीन। और उनसे कई कई घंटे काम लिया जाता था। सबसे ज़्यादा दयनीय हालत ही नहीं की थी। इनको ना खाने को मिलता था पूरा, ना लगाने के कपड़े मिलते थे, और दिन रात ये मेहनती करते रहते थे। आगे बात आई मंडियों की। तो ऐसा होता था कि जो भी फसल उत्पादन होती थी वो एक जगह मंडी में बेच दी जाती थी। लगभग लोगों के पास सब कुछ अपना ही होता था, लेकिन कोई घटती बढ़ती चीज़ उन्हें मंडी से भी खरीदनी पड़ती थी। तो जिनके पास तो अपना प्रबंध होता था वो सीधे बेच आते थे। लेकिन क्या होता था, जहाँ गाँव में कुछ लोगों के पास, बेचारों के पास इतनी सुविधा नहीं होती थी, इतना नहीं पहुँचा सकते थे, तो वो अपनी फसलें किसको बेचते थे, साहूकारों को। फिल्मों में आपने देखा था, वो औने पौने दाम में ऐसे ठग वगैरह के ठग ठुग के उनसे सामान ले लेते थे फसलें, और फिर अपने खुद जाके अच्छी कीमत पे मंडी में बेच आते थे। और इस प्रकार से वो क्या करते थे, गांव में लोगों का शोषण करते थे। और जो जब वो खुद खरीदेंगे तो मन मर्जी के अब जो देना हुआ दिया, या साल भर कोई कुछ सामान समून कोई लेता रहा उसको देते रहे, बाद में उसकी सारी फसल ले लेते थे और स्वयं मुनाफा कमाते थे। और सरकार की तरफ से भी कुछ अधिकारी होते थे गांव में रखे हुए, जैसे मुकद्दम, पटवारी, चौकीदार, ठीक है। उनका काम क्या होता था, भू राजस्व इकट्ठा करना और गांव की जो सारी व्यवस्था बना के रखनी। और ये जो काम करते थे 2.5% कमीशन पे करते थे जो मुकद्दम होते थे वो। और पटवारी का काम क्या था, सारी ज़मीन का क्या करना, हिसाब किताब रखना। और चौकीदार भी होते थे, और चौकीदार का काम क्या होता था, गांव की संपत्ति की रखवाली करना, और जो भी कोई अपराध इत्यादि हो उसकी सूचना जो है वो सरकार तक पहुंचाना। तो इससे अगले अब नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, इन टच रहिए। आप स्वयं भी इसको पढ़िए, अगर कहीं समस्या आती है तो फ़ोन कीजिए। थैंक यू।